सोने और चांदी का सुंदर घर। अरे शेफाली बहू, कहाँ हो? अरे बहू, जरा चाय बना दे, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ये लीजिए माँ जी चाय। क्या हुआ माँ जी, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? लाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। अरे नहीं बहू, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, बिना बहाना बनाए। वो कामचोर सुनती ही कहाँ है। वैसे तू क्यों आई? तू तो कपड़े धुल रही थी ना? सारे कपड़े धुल गए हैं माँ जी। वो शेफाली के सर में दर्द हो रहा था तो उसी के लिए मैंने ये अदरक वाली चाय बनाई थी, सोची आपको भी दे दूं। उसका तो रोज रोज का बस यही बहाना रहता है ताकि उसे घर का कोई काम जो न करना पड़े। अगले दिन चंदा सुबह उठकर घर का सारा काम करने के बाद तालाब पर पानी भरने चली जाती है। तभी शेफाली किचन में जाती है और मिट्टी के चूल्हे को देखकर कहती है, हे भगवान, क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था आज अजीत जी के साथ बाहर लंच और डिनर करूंगी, लेकिन लगता है आज तो इस धुएं में झुलसकर सबके लिए मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन इससे तो मेरा चेहरा काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। चंदा दीदी, आज आप खुद ही खाना बना लीजिए, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। वैसे भी मुझे धुएं से एलर्जी है। अरे शेफाली बहू, जब तुझे धुएं से इतनी ही ज्यादा एलर्जी है तो क्यों नहीं अजीत से बोलकर गैस चूल्हा मंगवा लेती हो? उससे खाना भी जल्दी बन जाएगा और तुम्हें धुआं भी नहीं लगेगा। माँ जी, आपने तो जैसे अपने छोटे बेटे को पैसों का पेड़ ही समझ लिया है। अब वो आप सबका घर का खर्चा भी चलाए और अब आप लोगों की फरमाइशें भी पूरी करे। अरे आपकी सारी दवाई का खर्चा वही तो उठाते हैं। अब वो कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक बेटे का खून ही चूस लोगी। रहने दीजिए माँ, इसे कुछ मत कहिए, थोड़ा सा ही तो खाना बनाना होता है, मैं बना लूंगी। और छोटी, अब तू जा। माँ जी, अब आप भी जाइए, मैं सारा काम कर लूंगी माँ जी। अच्छा ठीक है दीदी, अब आप इतना कह ही रही हो तो बस आपकी वजह से जा रही हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बड़ी बहू, तुम बहुत भोली हो। बस हर कोई तुम्हारे उसी भोलेपन का फायदा उठाते रहता है। इतना बोलकर फूलबती भी अपने कमरे में चली जाती है और खाट पर लेटे लेटे सोचते रहती है, न जाने मेरे मरने के बाद मेरे बड़े बेटे और बहू का क्या होगा। जहाँ एक तरफ मेरा बड़ा बेटा और बहू गाय की तरह सीधे और मेहनती हैं, वहीं दूसरी तरफ मेरा खुद का खून छोटा बेटा चालाक और ईर्ष्यालु है। जब ये लोग मेरे होते हुए मेरे बड़े बेटे और बहू के सीधेपन का इतना ज्यादा फायदा उठाते हैं तो मेरे मरने के बाद न जाने ये लोग इनके साथ क्या करेंगे। अगले दिन फूलबती का बड़ा बेटा फूलचंद मंडी से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, हर बार की तरह इस बार भी हमारी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। आज तो सेठ जी ने भी हमारी फसल की खूब तारीफ की है। ये लो माँ, हमारे फसल के पूरे 1 लाख रुपए मिले हैं। भी उधर से फूलचंद का छोटा भाई अजीत भी आ जाता है और कहता है, जरा मुझे भी दिखाओ तो। अरे वाह भैया, आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। ये लीजिए भैया, आपके हिस्से के 50,000 रुपए और बाकी के 50,000 मेरे। थैंक यू भैया, मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। क्यों रे अजीत, तू किस बात के पैसे ले रहा है उससे? तूने कौन सा उसके साथ खेत में काम किया है? कैसी बात कर रही हो माँ? भला मैं क्यों खेत में काम करने जाऊंगा? खेत के जमीन पर तो हम दोनों भाइयों का हक है, हम दोनों भाइयों का हिस्सा है ना। फिर उससे जितनी कमाई होगी वो हम दोनों भाइयों की बराबर बराबर होगी ना। बिल्कुल नहीं, तेरे बाबूजी के जाने के बाद फूलचंद ने ही घर संभाल रखा है और अब तक वही संभाल रहा है। और तेरी पढ़ाई में भी जितना खर्चा लगा है वो भी इसी की मेहनत का लगा है। तो अब जब शहर में तेरी नौकरी लग गई है तो तुम कौन सा अपनी सैलरी का आधा हिस्सा लाकर अपने बड़े भाई को देते हो जो इससे हिस्सा मांग रहे हो? रहने दो ना माँ, ये तो मेरा छोटा भाई है। पैसे इसके पास रहे या मेरे पास, एक ही बात है ना। माँ प्लीज तुम इस पर गुस्सा मत करो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शेफाली अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैंने आपसे शादी करने से पहले क्या क्या सपने देखे थे कि मैं आपसे शादी करने के बाद आपके साथ सिनेमा देखने जाऊंगी, होटल में खाना खाऊंगी, हर वीकेंड पर घूमने जाऊंगी,
लेकिन यहाँ आने के बाद तो मेरे सारे अरमानों पर मानो पानी ही फिर गया। अरे मेरे तो करम ही फूट गए। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही तुम्हें सिनेमा दिखाने ले चलता हूँ। नहीं, मुझे एक दिन की आजादी नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए आजादी चाहिए। मुझे नहीं रहना यहाँ इन गवार लोगों के बीच में, जहाँ मुझे हर दिन काम से बचने के लिए नए नए बहाने सोचना पड़े। अगर ऐसी बात है ना तो तुम भी मेरे साथ शहर चलो। वो तो ठीक है जी, लेकिन माँ जी ने अगर जाने से मना कर दिया तो? अरे तुम इसकी चिंता मत करो, माँ को मैं देख लूँगा। तुम बस अपना जल्दी से सामान पैक कर लो। अगले दिन दोनों पति पत्नी शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे बेटा, तू बहू को कहीं घुमाने लेकर जा रहा है क्या? नहीं माँ, वो क्या है ना, मेरा दूसरे शहर में प्रमोशन हो गया है तो मैं अब यहाँ ज्यादा आना जाना नहीं कर पाऊंगा, तो हम वहीं घर लेकर रहने का सोच रहे हैं। नहीं बेटा, भला ऐसी नौकरी किस काम की जो हमें अपनों से ही दूर कर दे। तू ऐसा कर बेटा, तू ये नौकरी छोड़ दे और यही गांव में रहकर अपना कोई काम धंधा देख ले। क्या जरूरत है इतने दूर शहर जाने की? यहाँ भला हमें किस चीज की कमी है? माँ, सिर्फ पेट में रोटी खा लेने से कोई जिंदगी नहीं होती। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। मुझे कितनी मेहनत और पढ़ाई के बाद ये नौकरी मिली है, मैं इसे ऐसे ही हाथ से जाने नहीं दे सकता। भले आप लोगों को पैसे की जरूरत नहीं होगी और वैसे भी आपकी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में आप पैसों की अहमियत क्या समझोगी, लेकिन हमें अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देनी है। माँ जी, जाने दीजिए ना, जब ये इतना कह ही रहे हैं। वैसे भी यहाँ हम सब है ना, सब संभाल लेंगे। बाकी देवर जी, शहर से हमें रोज फोन करते रहिएगा और जब भी छुट्टी मिले गांव आते रहिएगा। हमें यहाँ पर आप सबकी बहुत याद आएगी। सच बताओ दीदी, तो मेरा मन भी आप लोगों को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ना। उसके बाद शेफाली और अजीत दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद चंदा अपनी सास की सेवा करने लगती है। अजीत और शेफाली घर छोड़कर जाने के बाद एक बार भी घर पर फोन नहीं करते हैं। अरे चंदा बहू, बहुत दिन हो गए, अजीत से बात भी नहीं हुई। एक बार उसे फोन करके उसका हालचाल तो ले ले। जी माँ जी, अभी करती हूँ। उसके बाद चंदा अजीत को फोन करती है, लेकिन वो चंदा का फोन नहीं उठाता। क्या हुआ बहू, बात हुई? माँ जी, शायद देवर जी किसी काम में बिजी होंगे, वो अभी फोन नहीं उठा रहे। दोबारा लगा कर देखना बहू। हेलो देवर जी, कैसे हैं आप सब? और छोटी कैसी है? सब ठीक है भाभी, हम जरा मार्केट आए हैं, आपसे बाद में बात करता हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। समय के साथ साथ फूलमती की तबीयत बढ़ती उम्र की वजह से खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। चंदा अपनी सास की खूब सेवा करती है। चंदा बहू, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। बहू, तू एक बार मेरे छोटे बेटे और बहू को बुला दे, उन्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए। एक बार मरने से पहले सबका मुंह देख लूं, फिर सुकून से भगवान के पास चली जाऊं। ऐसा मत कहिए माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, भला आपके सिवा हमारा है ही कौन। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी माँ जी। फूलचंद और चंदा फूलमती को काफी अच्छे वैद्य से दिखाती है, लेकिन कोई सुधार नहीं होता। इसी बीच वे लोग अजीत को भी कई बार फोन करते हैं, लेकिन वे दोनों उन लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। तभी एक दिन फूलमती अपनी बड़ी बहू चंदा से कहती है, बहू, लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। बहू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे मरने की खबर सुन के मेरा छोटा बेटा और बहू दोनों गांव जरूर आएगा और वे दोनों तुम दोनों के भोलेपन का फायदा उठाकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन ले जाएगा। मैं अपने छोटे बेटे और बहू को तो नहीं बदल पाई बहू, लेकिन बहू, मेरी पेटी में 2 पुरानी चाबी है। वो चाबी जादुई सोने चांदी के घर की चाबी है। ये चाबी हमारी पुश्तैनी चाबी है और ये एक परी के द्वारा हमें विरासत में मिली थी और इस चाबी का असली हकदार घर का सच्चा और ईमानदार बड़ा बेटा ही है। इसलिए इस जादुई चाबी का इस्तेमाल तुम अपने बुरे समय में करना बेटी। इतना बोलकर फूलमती हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन अजीत और उसकी पत्नी शेफाली रोते हुए घर आती है। भैया, मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया।
क्या हुआ भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या बताऊं भैया, मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया था जिसके लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन बिजनेस में मेरा बहुत नुकसान हो गया। अब बैंक वाले मेरे जान के पीछे पड़े हैं। अब मैं बैंक वालों का इतना कर्जा कैसे चुकाऊंगा? तू चिंता मत कर छोटे, हम सब मिलकर खूब मेहनत करेंगे और धीरे धीरे बैंक वालों का कर्जा चुका देंगे। नहीं भैया, ये सब मेरा किया हुआ है तो मैं इसे अकेले ही भुगतूंगा। अभी बस आप इतना कीजिए, आप मुझे प्रॉपर्टी के सारे कागज दे दीजिए, मैं इसे गिरवी रखकर अपना कारोबार फिर से खड़ा करूंगा, तो जल्दी सारी प्रॉपर्टी को छुड़ा लूंगा। उसके बाद फूलचंद अजीत को सारी प्रॉपर्टी के कागज दे देता है। धन का लालची अजीत सारी संपत्ति को धोखे से बेचकर शहर भाग जाता है और इधर फूलचंद और उसकी पत्नी दोनों रोड पर आ जाते हैं। अब उन्हें अपना घर चलाने के लिए भी दूसरे के खेतों में काम करने जाना पड़ता है। ऐसे ही ठंड का मौसम आ जाता है और दोनों पति पत्नी बाहर फुटपाथ पर ठंड से कांप रहे होते हैं। तभी चंदा कहती है, उठिए जी। क्या हुआ भाग्यवान? उठिए तो चलिए मेरे साथ। उसके बाद चंदा माँ की पुरानी पेटी में से 2 चाबी निकालती है और उस दोनों चाबी को घुमाती है। चाबी घुमाते ही वहाँ 2 सोने और चांदी का घर बन जाता है। उसके बाद दोनों उस घर के अंदर जाती है। तभी उन्हें वहाँ एक चिट्ठी मिलती है। लाइए जी, इस चिट्ठी को मैं पढ़ती हूँ। बहू, मैं जानती हूँ मेरा छोटा बेटा आज तुम दोनों से सब कुछ छीनकर शहर जा चुका है और अब वो कभी तुम दोनों से मिलने गांव नहीं आएगा। बेटा फूलचंद, तू बहुत ही भोला और सीधा है। तूने हमेशा दूसरों के बारे में भला सोचा है, इसलिए ये जादुई सोने चांदी का घर मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए उपहार है। सोने के घर में काफी सारे धन है जिससे तुम हमेशा की तरह और भी अच्छे से दूसरों की मदद कर पाओगे और चांदी के घर में तुम दोनों के जीवन यापन के सारे सामान मिलेंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए अब से तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से तुम दोनों इसी चांदी के घर में रहोगे और यही मेरी अंतिम इच्छा। परी बनी सौतेली बेटी की सहेली। मीरापुर गांव में रत्ना नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। रत्ना जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया, जिसके बाद उसके पिता ने विनीता से दूसरी शादी कर ली। तब से विनीता ने ही उसे पाला पोसा था। उसकी सौतेली माँ विनीता रत्ना को सताने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। एक दिन सुबह सुबह रत्ना हाथ में मटका लिए भागते हुए नदी की तरफ जाती है। हे भगवान, आज पता नहीं कैसे इतनी देर तक सोती रह गई। अगर मेरे पहुँचने से पहले माँ जग गई तो वो मुझ पर बहुत चिल्लाएगी। हे भगवान, अब मुझे बचा लेना। क्या बात है रत्ना, हर रोज तो तुम मुझसे पहले पानी लेकर चली जाती थी, आज तुझे इतनी देर कैसे हो गई? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पहले जल्दी से मुझे पानी भरने दे। रत्ना, पता नहीं तुम अपनी सौतेली माँ से इतना डरती क्यों हो? अरे तुम्हारी जगह मैं होती ना तो कब का मार खाने की जगह डंडे छीनकर उल्टा उनकी ही पिटाई कर देती। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी जाना है। रत्ना डरते डरते पानी लेकर घर आ जाती है। क्या बात है रत्ना, आज इतनी देर कैसे हो गई? 1 घंटे से तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ, कहाँ थी इतनी देर से? जल्दी बता। माँ माफ कर दो माँ, आज जगने में थोड़ी देरी हो गई, आइंदा से ये गलती नहीं होगी। तुम्हें अच्छे से पता है ना, सुबह मेरी नींद खुलते ही मुझे चाय चाहिए होती है। बस अभी 2 मिनट में बनाकर लाती हूँ माँ। ठीक है, जल्दी से ले आओ। और हाँ, घर में रात का थोड़ा खाना रखा है तो उसे खाकर खत्म कर देना और घर का सारा काम खत्म होने के बाद पूरे घर की अच्छे से सफाई करना और उसके बाद धुलाई भी कर देना। माँ, अभी कल ही तो मैंने पूरे घर की अच्छे से धुलाई की थी, अभी तो घर काफी साफ सुथरा है, अगले हफ्ते दोबारा सफाई कर दूंगी मैं। मुझसे जबान लड़ा रही है? अरे जितना बोला जाए बस उतना किया कर, ज्यादा बहसबाजी नहीं, समझी? जी ठीक है माँ। उसके बाद रत्ना घर के कामों में लग जाती है। ये सब देखकर रत्ना के पिता कहते हैं, अरे भाग्यवान, कभी तो बेचारी पर रहम कर लिया करो, क्यों हर दिन उससे इतना काम करवाती रहती हो? कभी तो चैन से घड़ी भर आराम कर लेने दिया करो। लगता है कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो उसकी जगह खुद उठकर घर के सारे काम कर दिया करो।
अब मैं शरीर से लाचार हूँ, इसलिए अब मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन भाग्यवान, इस घर में तुम्हें किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है यहाँ। अरे कम से कम तुम्हारी खुद की संतान नहीं है तो रत्ना को ही अपनी बेटी समझकर उसे प्यार दे दिया करो। अच्छा, तो तुम मुझे अब संतान ना होने का भी ताना देने लगे। ठीक है, जो कहना है कह लो, लेकिन मैं बदलने वाली नहीं हूँ, समझे? हाँ, समझदार को एक बार समझाया भी जा सकता है, पर तुम जैसे महान देवी से भगवान ही बचाए। अब मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। इसी तरह विनीता घर में रत्ना के साथ साथ उसके पिता को भी कोसा करती थी। इधर घर का सारा काम करने के बाद रत्ना बाहर की तरफ जाने लगती है। अरे ओ महारानी, कहाँ चल दी? तुझे दिख नहीं रहा? मैंने चावल भिगो के रखा है, चल अब जल्दी से इसे पीस दे। माँ, अभी थोड़ी देर में आकर कर दूंगी। आज मेरी सहेली चंदा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, मैं उसी के पास जा रही हूँ। क्या कहा? आजकल कुछ ज्यादा ही बाहर की हवा लग गई है तुझे। अरे लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं, वहाँ भला तुम्हारा क्या काम? चल अब चुपचाप से घर का काम कर, समझी? रत्ना आंखों में आंसू लिए चावल पीसने लगती है। ऐसे ही रत्ना का जीवन काफी ज्यादा कष्टों में बीत रहा था। उसकी सौतेली माँ उसे एक पल भी चैन से बैठने नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन विनीता अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैंने रत्ना के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। बहुत ही अमीर घर से हैं वे लोग, और तो और उन्हें हमारी बेटी के सिवा हमसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि इस शादी को करने के लिए वे लोग खुद ही हमें 100 सोने के मोहरे दे रहे हैं। आखिर ऐसा कौन है जो हमारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार भी है और ऊपर से हमें पैसे भी दे रहा है? अरे वो ठाकुर सूरज भान है ना, उन्हीं का बेटा मनोज है, उसी का रिश्ता आया है। अरे भाग्यवान, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उसके बेटे को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, वो तो पागल है। उसको तो अक्सर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। उस लड़के से अपनी बेटी की शादी में हरगिज नहीं करूँगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वे लोग मनोज का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा वो। तुम चाहे कुछ भी बोल लो विनीता, मैं अपनी फूल सी बच्ची की शादी उस घर में तो हरगिज नहीं होने दूंगा, समझी? अरे आप तो चुप ही रहिए, मैंने उन लोगों को जुबान दे दी है। अब तो शादी होगी तो वही होगी और उसी लड़के से होगी, समझ गए आप? बेचारा मजबूर बाप, विनीता के सामने भी उसकी कुछ नहीं चलती थी और रिश्ता पक्का हो जाता है। मैं चाहे कितना भी काम कर लूं, कितना भी माँ का दिल जीतने की कोशिश कर लूं, लेकिन माँ कभी मेरे प्रति पिघलने वाली नहीं है। अरे ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसा मेरी माँ मेरे साथ कर रही है। वो मेरी शादी एक पागल लड़के के साथ करवाने जा रही है। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा होगा कि मैं अपनी जान दे दूं, कम से कम मुझे इतने बुरे दिन तो नहीं देखने पड़ेंगे। ये सोचकर रत्ना चुपके से उठकर रात के अंधेरे में जंगल चली जाती है और एक नदी के किनारे जाकर कहती है, हाँ, मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे देती हूँ। माँ, मैं आपके पास आ रही हूँ माँ। तभी उस नदी में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ, सुनो लड़के, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगी, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कौन है यहाँ और ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहाँ इस बोतल के अंदर हूँ, प्लीज मुझे आजाद कर दो। मैं एक परी हूँ और मुझे एक जादूगरनी ने धोखे से इसमें बंद कर दिया। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी बहुत मदद करूँगी, तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगी। उसके बाद रत्ना उस बोतल से उस परी को आजाद कर देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की, तुमने मुझे फिर से जीवन दान दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता हो तुम मुझे नन्ही दोस्त कहकर बुलाना, मैं तुरंत तुम्हारी सहायता करने के लिए आ जाया करूंगी। अच्छा, क्या तुम मेरे घर का सारा काम जैसे कि बर्तन धुलना, सफाई करना, खाना बनाना, ये सब भी कर सकती हो? हाँ रत्ना, हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आज से तुम्हारा सारा काम मैं कर दिया करूँगी। अब से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है
भगवान ने स्वयं मेरी मदद करने के लिए इस परी को भेजा है। अब तो मेरे सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। लेकिन ये परी जो कह रही है, आखिर वो कितना सच है? हाँ, पता तो लगाना पड़ेगा। वैसे अगर मैं पैदल पैदल घर गई तो काफी देर लगेगी और माँ को पता चल जाएगा। मुझे माँ के उठने से पहले घर जाना होगा। नन्ही परी, तुमने मुझे याद किया रत्ना? कहो क्या काम है? नन्ही परी, मुझे जल्दी से मेरे घर छोड़ दो। उसके बाद वो नन्ही परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और रत्ना तुरंत अपने घर पहुंच जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। तुम तो सच में एक ही चुटकी में मुझे घर ले आई। नन्ही परी, तुम कुछ ऐसा करो जिससे मेरी शादी होने वाली है वो शादी टूट जाए और वे लोग खुद ही इस शादी को मना करके चले जाए। मैं ये शादी नहीं करना चाहती नन्ही परी। अगर मेरी दोस्त को ये शादी नहीं करनी है तो ये शादी नहीं होगी। सुबह होते ही लड़के वाले खुद ही उसके घर आते हैं। अरे ओ विनीता, ठाकुर भान साहब ने संदेशा भिजवाया है। उन्हें तुम्हारी बेटी के साथ रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या कहा? लेकिन अभी तो 2 दिन पहले ही वे लोग खुद ही हमारे पास ये रिश्ता मांगने आए थे और अब वो कैसे मना कर सकते हैं? ये तो सरासर धोखा है। धोखा वोखा कुछ नहीं है, बस उनके बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद नहीं आई। अरे ठीक है, हमें कौन सा उनका बेटा ही पसंद था। जाओ, हम अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। वहीं दूर खड़ी रत्ना भी ये सब सुन रही थी। वो ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। ये देखकर विनीता कहती है, अब तो यहीं खड़ी रहेगी या कोई काम भी करेगी? घर में काफी सारे गंदे कपड़े रखे हैं, जा उन्हें तालाब में से धोकर ले आ। उसके बाद विनीता उन कपड़ों को लेकर तालाब पर चली जाती है और नन्ही परी की सहायता से चुटकियों में सारे कपड़े धुलकर ले आती है। अब रत्ना की माँ जब भी उसे कोई काम देती, वो उस नन्ही परी की मदद से तुरंत ही उस काम को कर लिया करती थी। लेकिन फिर भी उसकी सौतेली माँ उसे खरी खोटी सुनाते ही रहती थी। हे भगवान, आखिर कब मेरी माँ के दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार जगेगा? मैं अपनी सौतेली माँ के मुँह से प्यार भरे एक बोल के लिए क्या जिंदगी भर ऐसे ही तड़पती रहूंगी? नहीं रत्ना, ऐसा नहीं होगा दोस्त। अब देखो कैसे तुम्हारी माँ का मैं अकल ठिकाने लगाती हूँ। अगले दिन विनीता की जैसे ही आंखें खुलती है, वो रत्ना को उठाने की बजाय खुद ही मटका लेकर तालाब से पानी लेने चली जाती है। अरे ये क्या, मैं क्यों पानी लेने जा रही हूँ? ये मुझे क्या हो गया है? विनीता पानी भरकर घर आने के बाद घर का सारा काम भी खुद ही करने लगती है। वो खुद ही पूरे घर में झाड़ू लगाती है, बर्तन मांजती है, गाय को चारा देती है और चक्की से आटा पीसकर खाना बनाती है। उसके बाद सारे गंदे कपड़े धोती है। ओफो, आज तो मैं बहुत ही थक गई हूँ। रत्ना से करवाने वाले सारे काम आज मैं खुद ही कर रही हूँ। आखिर ये मुझे क्या हुआ है? बहुत ही दर्द हो रहा है। भला कोई इतना काम कैसे कर लेता है? तभी वहाँ पर वो नन्ही परी आती है। अब तुम्हें समझ में आया? तुम उस फूल सी लड़की पर कितना जुल्म करती हो। अरे तुम्हारे तो खुद के भी बच्चे नहीं हैं, फिर भी तुम उस मासूम से इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम्हारा अत्याचार तो दिन ब दिन रत्ना के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। अगर तुमने ऐसा किया तो आज की तरह ही हर रोज ही घर का सारा काम तुम्हें ही करना होगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब अपने अहंकार में किया। मैं अब रत्ना को कभी नहीं सताऊंगी। मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। मेरी रत्ना बेटी तो लाखों में एक है। मैंने ही कभी उसकी कदर नहीं की। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बेटी के साथ मिलकर घर के सारे काम करूंगी। उसके बाद नन्ही परी वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है और अब रत्ना अपनी सौतेली माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।